कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी रिलेटिविटी के अंदर अगले टॉपिक्स में। अगर हुई तो हम उसे किसी और वक़्त में देख लेंगे। अ, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो असल में आज का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ये सारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर असल में स्पेशल रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है, इनडायरेक्टली। या आइंस्टाइन ने इस सारे स्ट्रक्चर को रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया है। जो पोस्टुलेट हमें ये कहता है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो असल में इस बात का मतलब क्या है, या इस बात में कितनी सच्चाई है, या मैथमेटिकली इसको किस तरीके से साबित किया जा सकता है। सो कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। हम रीडिफाइन करेंगे स्केलर्स को, वेक्टर्स को और कुछ हायर ऑर्डर क्वांटिटीज को, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को टेंसर की फॉर्म में रिविजिट करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले एक नई नोटेशन हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम फोर वेक्टर कहते हैं। सो जो फोर वेक्टर की नोटेशन है ये रिलेटिविटी में जितने भी आगे चीजें हम लोग रिलेटिविटी में स्टडी करेंगे, या हर वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें रिलेटिविटी को मर्ज किया जाए किसी दूसरी फील्ड के साथ, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो, चाहे वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो, फोर वेक्टर्स की नोटेशन वहां पर इस्तेमाल होगी। सो फोर वेक्टर्स से मुराद क्या है? फोर वेक्टर से मुराद है कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके चार आर्गुमेंट्स हों। अब लाजमी नहीं कि ये एक आर्गुमेंट टाइम का हो और तीन आर्गुमेंट पोजीशन के हो, ये कोई भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। ये जैसे यहाँ तो एक हमने पॉइंट लिया हुआ है जिसमें सी टी एक्स वाई जी दिए हुए हैं। ये तो एक फोर डिस्प्लेसमेंट टाइप की क्वांटिटी है, फोर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से हम फोर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, हम फोर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास फोर पोटेंशियल है, फोर करंट है, फोर डेंसिटी है। ये सारी क्वांटिटीज हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। पहले हम एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि फोर वेक्टर्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या वो इक्वेशंस, जो इसकी फंडामेंटल इक्वेशंस क्या हैं। तो सपोज करते हैं कि आपके पास कोई एक इवेंट हुआ एस फ्रेम में, वो रेस्ट की हालत में था, फिर वही इवेंट किसी एक मूविंग फ्रेम में हुआ। अब यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि एस प्राइम वो फ्रेम है जो राइट की तरफ मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये किसी और डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स एस में सी टी एक्स वाई जी होंगे, और किसी नए फ्रेम के अंदर सी टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम होंगे। मसला ये है कि यहाँ तक इन कोऑर्डिनेट्स में कोई खराबी नहीं थी, हम इन्हें बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, इन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल उतना ज़्यादा हेक्टिक होता जाएगा, हमारी इक्वेशंस उतनी ज़्यादा लेंथी होती जाएंगी, उन्हें ग्रैब करना मुश्किल होता जाएगा। सो हमें यहाँ पर अब चीज़ों को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनकी री लेबलिंग करते हैं। यहाँ पर लिखा यही हुआ है कि कुछ किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में नए वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। सो असल में हम इनको री लेबल कर रहे हैं। हम अब सी टी को एक्स नॉट कहेंगे। अब हमारा यहाँ पर एक और फर्क भी है, अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट टाइम का नहीं होगा बल्कि सी टी का होगा। आमतौर पर मिन्कॉव्स्की स्पेस में हम कोऑर्डिनेट्स लेते थे टी एक्स वाई जी, सो अब हम लेंगे सी टी एक्स वाई जी। सो पहले कोऑर्डिनेट को एक्स नॉट कहेंगे, दूसरा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ये पावर्स नहीं है, ये सिर्फ लेबलिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, एक्स क्यूब जी के बराबर है, या एक्स की पावर वन एक्स के बराबर है। ये लेबलिंग है, हम इन्हें कोई भी लेबलिंग कर सकते हैं, हम इन्हें वन टू थ्री फोर भी कह सकते हैं, जीरो वन टू थ्री भी कह सकते हैं। सो दो तरह की नोटेशंस या लेबलिंग इस्तेमाल की जाती है रिलेटिविटी के अंदर। अम, ये डिपेंड करता है कि ऑथर किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं। या तो वो पहले टाइम कंपोनेंट को वन से रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स वन इज इक्वल टू सी टी, और एक्स वाई जी को टू थ्री और फोर से। या स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए एक्स वन टू थ्री यूज करते हैं, और टाइम कंपोनेंट के लिए एक्स रेज़ टू पावर जीरो, सॉरी एक्स ऑफ जीरो। सो ये डिपेंड करता है कि ऑथर की नोटेशन क्या है। सो रिलेटिविटी के ऊपर जब भी कोई किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब भी कोई किसी भी ऑथर की बुक पढ़ी जाए तो पहले उसकी नोटेशन को समझ लिया जाए कि वो नोटेशन क्यों क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर नोटेशन मैसअप हो गई हमारी इसमें, कि उसने हम एक्स ऑफ जीरो को टाइम कह रहे हैं, उसने एक्स ऑफ जीरो को एक्स एक्सिस कहा हुआ है,
सारी इक्वेशंस हमारी गड़बड़ कर जाएंगी। सो रिलेटिविटी के अंदर नोटेशन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है किसी भी चीज को स्टडी करते हुए। सो यहाँ पर बहरहाल हम 0 1 2 3 के साथ स्टिक होंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 चूज करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और जनरल रिलेटिविटी को डिस्कस करना है शुट्स की बुक से। तो इस शुट्स ने ये नोटेशन यूज की हुई और ये काफी हद तक अब एक वर्ल्ड वाइड नोटेशन है 0 1 2 3 की। हम इन चारों कंपोनेंट्स को एक नया नाम दे देते हैं एक्स ऑफ म्यू का। ये असल में एक कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है कि हम बड़ी इक्वेशंस को छोटी से छोटी इक्वेशंस बनाते जाएं। सो पहले हमने सीट या आसान से आसान बनाते जाएं। सो पहले हमने सी टी एक्स वाई जी को सिर्फ एक्स की टर्म्स में लेके आए, अब एक्स को मजीद स्मॉल कर दिया एक इंडेक्स की फॉर्म में। इन चारों कंपोनेंट्स को हम लोग एक ग्रीक सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और म्यू 0 1 2 3 तक रन करेगा। सो यहाँ पर इन चार इंडेक्सेस का मतलब चार डायमेंशंस भी हैं। असल में अब हम इन्हें डायमेंशंस नहीं कहेंगे, हम इन्हें चार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहेंगे। सो हमारी इंडेक्स असल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसे मैं इन्हें एक रो वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस किया हुआ है या न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग, फिर आप लोगों ने वेक्टर्स और एरेज के बारे में लाजमी पढ़ा होगा। सो कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर ये चीज़ एक अरे के तौर पर रिप्रेजेंट होती है या लीनियर अलजेब्रा में। सो हम इस चीज़ को एक रो वेक्टर का नाम देंगे और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास अपर इंडेक्स है। अगर ये इंडेक्स हमने ऊपर लिखी हो तो हम इसको कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर कहेंगे। अब इसे वेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इंडेक्स एक है। अगर कोई इंडेक्स ना होती तो ये स्केलर होगा, अगर एक इंडेक्स है तो ये वेक्टर होगा। सो इसे हम सिर्फ रो की सूरत में ही नहीं, हम इसे किसी कॉलम की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक कॉलम वेक्टर बन गया है। अभी हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि हम इसे रो लेते हैं या वेक्टर लेते हैं, ये दोनों सूरतों में एक ही मतलब देगा हमें। एक अहम चीज यहाँ पर यह है कि ये इंडेक्स हमने ऊपर लिखी है, ये इंडेक्स नीचे भी लिख सकते हैं। सो हम इसी तरीके से एक नया वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इस सारे इंडेक्सेस सबस्क्रिप्ट के तौर पर आएंगी, सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर नहीं आएंगी। लेकिन अब इन दोनों में फर्क होगा और इस चीज को हम कहते हैं कोवेरिएंट वेक्टर। मैं फिलहाल कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन अभी डिफाइन नहीं करूंगा, ये हमें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी जब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इन्हें मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इंडेक्स ऊपर होगी कभी नीचे होगी। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इनका आसान तरीन मतलब ये है ऊपर और नीचे इंडेक्स डिफाइन करने का कि आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब अगर किसी भी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिसाल के तौर पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्केलिंग बड़ी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि वो जो एक छोटा सा बॉक्स होता है वो ज्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कह लें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम फैलने लग गया है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम फैले और वेक्टर के कंपोनेंट्स श्रिंक हो तो ये जो ताल्लुक होता है ये कॉन्ट्रा वेरिएंट रिलेशन कहलाता है। यानी कि जिस वे में कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहा है उस वे में आपके बेसिस वेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, यानी आपके वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये ताल्लुक असल में कॉन्ट्रा वेरिएंट रिलेशन कहलाता है। लेकिन अगर आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपके बेसिस वेक्टर्स यानी वेक्टर के कंपोनेंट्स दोनों एक ही तरीके से चेंज हो, इस चीज को कोवेरिएंट रिलेशन कहते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज कॉन्ट्रावेरिएंट होती हैं, कौन सी कोवेरिएंट होती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कॉन्ट्रावेरिएंट है, फोर्स आपके पास कोवेरिएंट होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह में साथ साथ देखते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम इस चीज के अंदर नहीं जा रहे, हम ऑफ एंड ऑन कभी कॉन्ट्रावेरिएंट यूज करेंगे, कभी कोवेरिएंट यूज करेंगे। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अभी हम यहाँ पर एक फर्क क्लियरली इलैबोरेट कर देंगे कि अपर और लोअर इंडेक्स में जो टाइम लाइक कंपोनेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इसका सिग्नेचर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हमने इसका सिग्नेचर, माइक प्लीज बंद करवा दीजिएगा, एक मिनट डिस्टर्बेंस हो रही है। अब तो आवाज नहीं आ रही, अब मेरे ख्याल में क्लियर है।
हाँ जी, हो गया म्यूट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर सिग्नेचर अब इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास। हमने लेट्स सपोज के अपर इंडेक्स के लिए टाइम को हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया जिसमें टाइम कंपोनेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। सो अपर और लोअर इंडिसेस के दरमियान टाइम के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर टाइम पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव होगा। लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। सो अगर आपके पास कॉन्ट्रा वेरिएंट में पॉजिटिव एक्स है तो को वेरिएंट में माइनस एक्स होगा, अगर पॉजिटिव वाई है तो माइनस वाई होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस जी है तो यहाँ पर प्लस जी होगा। सो स्पेशल कंपोनेंट्स रिवर्स हो जाते हैं अपर और लोअर इंडिसेस के दरमियान, लेकिन जो टाइम कंपोनेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते। फिलहाल सिर्फ ये एक फर्क है जिसको हम जहन में रखेंगे। सो यहाँ पर हमने एक दफा अपनी नोटेशन को डिफाइन कर लिया है। अगला काम अब हमने ये करना है कि अब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस को रीडिफाइन करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। सो ये हमने जो पहले रिलेशंस डिराइव किए थे हमने वही लिखा है अब, लेकिन इसके अंदर एक चीज देखने वाली है। यहाँ पर हम लोग टी यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा नया कंपोनेंट सी टी है। सो अब हमें किसी तरीके से यहाँ पर सी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और देन हम एक्स और टी को रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास एक ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म बन जाती है। ये ज्यादा जनरलाइज्ड और सिमेट्रिक फॉर्म कैसे है? वो इस तरीके से कि यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस बराबर नहीं है, इनमें कंपोनेंट्स भी बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर t के साथ v मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर v बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर t के साथ माइनस वी बाई सी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x के साथ भी माइनस वी बाई सी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो किसी हद तक सिमेट्रिक हो गई हैं। सो ये एक ज्यादा सिमेट्रिक फॉर्म है और इसी फॉर्म को हम असल में इस्तेमाल करते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब हम इन इक्वेशंस को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन किया उसमें हमारी लॉरेंट्ज इक्वेशंस ये बन गई हैं। v बाई सी के फैक्टर को हम लोग बीटा का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम इन्हीं चार इक्वेशंस को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स के नोटेशन में। एक तरफ आपका न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स, एक तरफ आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपके पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी कि हम एक्स नॉट प्राइम से एक्स में गए कैसे हैं। सो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली इक्वेशन ही बन जाएगी। पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने से, दूसरी रो को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ पर गामा और गामा बीटा सिमेट्रिक है। बीटा से मुराद हम लोग v बाई सी ले रहे हैं। सो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लॉरेंट्स मैट्रिक या लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस इस फॉर्म के अंदर बनती हैं। अब अगर आपने नेगेटिव एक्स की तरफ जाना हो तो आप सिंपल गामास के साइन चेंज कर देंगे। सो गामास के साइन चेंज करने से मुराद है कि बीटा का साइन चेंज कर देंगे। ये दोनों कंपोनेंट्स 0 1 और 1 0 कंपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एज्यूम किया है कि आपका सिस्टम, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी फिजिकल सिस्टम को डिस्कस करते हैं वो एक्स की तरफ भी बूस्ट हो सकता है, वाई की तरफ भी हो सकता है, जी की तरफ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा फ्रेम एस प्राइम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लॉरेंट्स बूस्ट है, वो बूस्ट हो गया है। तो लाजमी नहीं कि आपका सिस्टम सिर्फ पॉजिटिव एक्स में ही बूस्ट हो, वो किसी भी डायरेक्शन में बूस्ट हो सकते हैं। फिर तो आपका मैट्रिक्स ये नहीं रहेगा, ना ही आपके पास इतने सारे 0 0 कंपोनेंट्स आएंगे। अब वहां पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर हमें मैट्रिक्स को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इन कंपोनेंट्स को जो हमने डिफाइन किए हैं, ये फायदा है कि अब हमें पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम या सारी लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। हम इसी को इस्तेमाल करके उन सारी चीजों को दोबारा से लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे ये गामा है, ये कोई मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स को मैं लैम्डा का नाम दे देता हूँ। सो ये मैट्रिक्स है लैम्डा की 0 रो और 0 कॉलम, ये 0 रो और पहला कॉलम। हम इन सबको लैम्डा से रिप्लेस करके एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिख सकते हैं, जिसको जो भी हम लिखेंगे। सो बहरहाल ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैट्रिक्स फॉर्म है। अब हम दोबारा से अपर और लोअर इंडिसेस को डिस्कस करते हैं और फिर इस मैट्रिक्स को ज्यादा जनरलाइज और कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले दो कॉन्ट्रावेरिएंट पहले दो वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। ये ए म्यू हमने डिफाइन कर लिया 0 1 2 3।
लोअर इंडिसेस A1 2 3। यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ कंपोनेंट्स को डिफाइन किया हुआ है। अभी हमने इनको कोई डिक्लेरेशन नहीं की ये किसके बराबर है, लेकिन हमें इतना पता है कि A अपर वन बराबर होगा माइनस A लोअर वन के, या A लोअर वन बराबर होगा माइनस A अपर वन के। सो सेम इज द केस विद बीस। अब हमें लिखना है A म्यू मल्टीप्लाई बाय B म्यू। अच्छा, इस फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो ये वाली दोनों इंडिसेस ऊपर नहीं हो सकती। अभी हम देखेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। तो फिलहाल हमें A म्यू और B म्यू को मल्टीप्लाई करना है, या इस A म्यू को इस B म्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब तरीका ये होगा कि आपने असल में सम करना है। आप म्यू के ऊपर सम करेंगे, तो पहले म्यू को 0 कर दिया, प्लस लगा दिया, फिर म्यू को 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया। So basically this technique is called Einstein's summation convention. यही वो इंसाइट थी जिसने आइंस्टाइन को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक मैथ के स्ट्रक्चर में डेवलप करने का अर्ज किया था। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, और हम देखेंगे कि इसका हमें कितना ज्यादा फायदा होता है चीजों को सिंप्लीफाई करने में। इसका मतलब है कि ये एक समेशन इंडेक्स है, हम इस इंडेक्स के ऊपर सम कर रहे हैं जो भी। अच्छा, अब अगर मैं इस म्यू को रिप्लेस कर दूं किसी भी और इंडेक्स के साथ, लेट्स सपोज मैंने इसको न्यू कह दिया, क्या मेरी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं म्यू के ऊपर सम करूं, चाहे मैं न्यू के ऊपर सम करूं, किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ सकता। चाहे मैं यहाँ पर कोई और नया सिंबल इंट्रोड्यूस करवा दूं, अल्फा बीटा गामा रो कापा लैम्डा कुछ भी, उसकी वजह यह है कि इस तरह के इंडिसेस को डमी इंडिसेस कहा जाता है, जिनके ऊपर सम किया जाता है, या समेशन इंडिसेस कहा जाता है। इस पूरी नोटेशन के अंदर अब हम कुछ रूल्स डिफाइन कर लेंगे पहले इस इंडेक्स नोटेशन के, जिनसे हमें वास्ता पड़ने वाला है। तो सबसे पहले इंडेक्स को हम देखते हैं कि कितनी तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। आमतौर पर दो तरह से इंडेक्स डिफाइन की जाती हैं, या दो तरह के इंडिसेस होती हैं, फ्री इंडिसेस और डमी इंडिसेस। फ्री इंडेक्स से मुराद एक ऐसी इंडेक्स है जिसके ऊपर सम नहीं करते, और वो किसी एक टर्म के अंदर एक ही दफा रिपीट होती है। ऐसी इंडेक्स जिसके ऊपर समेशन नहीं होता, और वो एक टर्म में एक ही दफा आएगी, दो दफा नहीं आ सकती। अभी हम इस चीज को मिसालों से देखेंगे, फिर इसका आइडिया ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डमी इंडेक्स जिसके ऊपर आप सम करते हैं, और ये एक ऐसी इंडेक्स होती है जिसको आप किसी भी दूसरे इंडेक्स से तब्दील कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अब इन बातों का मतलब क्या, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर कोई इंडेक्स फ्री है, कहाँ पर कोई इंडेक्स डमी है? इसके लिए हमें तीन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए इंडेक्स नोटेशन के सिलसिले में। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि किसी भी एक टर्म के अंदर, एक टर्म से मुराद है कि बहुत सारे इंडिसेस का प्रोडक्ट, बहुत सारे कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई भी इंडेक्स दो से ज्यादा दफा रिपीट नहीं हो सकती। जैसे इस मिसाल में ये एक टर्म है आपके पास ए आई के बी ऑफ के। अब इसमें के इंडेक्स रिपीट हो रही है एक से ज्यादा दफा, इसका मतलब है कि ये डमी इंडेक्स है, आप इसके ऊपर सम करेंगे। लेकिन आई एक ही दफा आ रहा है, ये आपके पास फ्री इंडेक्स है, इसके ऊपर सम नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर गेन के दो दफा आया है, आई और जे एक एक दफा आए हैं। के एक डमी इंडेक्स है, आई और जे फ्री इंडेक्सेस हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये एक पूरी टर्म है। सो आपके पास आई एक दफा आया, जे भी दो दफा आया, के भी दो दफा आया, तो इसका मतलब है कि कोई भी इंडेक्स ऐसी नहीं जो तीन दफा आ रही हो। सो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है इंडेक्स नोटेशन के अंदर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ए के बी के, या सी आई के डी के, अब एक इंडेक्स यहाँ पर ऐसी इन सारे एक्सप्रेशन में जो दो से ज्यादा दफा आ रही है, इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी कोई भी टर्म एक वैलिड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सो कोई भी हम इनमें से टर्म यूज नहीं कर सकते, ये सारी मीनिंगलेस एक्सप्रेशंस हैं। अब ये मीनिंगलेस कैसे हैं फिजिक्स के अंदर, ये डेफिनेटली चीजें हमें क्लियर होंगी जब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ आएंगे। अभी हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिलहाल हमें शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये चीजें शायद इतना फर्क नहीं डालती, लेकिन जैसे ही हमारी इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होंगी, मिसाल के तौर पर हम किसी कर्व्ड स्पेस के अंदर किसी टेंजेंट वेक्टर को डिफाइन कर रहे होंगे,
या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर रहे होंगे, वहां पर इतनी ज्यादा इंडिसेस आ जाती हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। दूसरी चीज इसमें यह कि आपकी फ्री इंडिसेस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एग्री करनी चाहिए, यानी जितनी दफा वो इक्वेशन के एक साइड पे आ रही है उतनी ही दफा वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी आ रही है। मिसाल के तौर पर ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हर टर्म में एक ही दफा एक फ्री इंडेक्स आ रही है, सो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं यू आई इक्वल्स वी आई प्लस डब्ल्यू जे, फिर यहाँ पर दो फ्री इंडेक्सेस हैं और मसला ये है कि आपके पास राइट हैंड साइड पे तो एक नई इंडेक्स जे मौजूद है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं होगी, ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। फ्री इंडेक्सेस को हमेशा एग्री करना चाहिए। जैसे यहाँ पर है हर टर्म के अंदर एक ही फ्री इंडेक्स आ रही है, हाँ डमी इंडेक्सेस जितनी दफा मर्जी आए। सो के है दो दफा आ रहा है, जे भी दो दफा आ रहा है, यहाँ पर भी के दो दफा आ रहा है, लेकिन इसमें भी आई एक दफा है, इसमें भी आई एक दफा है। नीचे वाली सारे एग्जांपल्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आई एक फ्री इंडेक्स है, यहाँ पर भी एक दफा आ रही है, यहाँ पर भी एक दफा आ रही है, लेकिन के तो लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो इक्वेशन नहीं लिख सकते हम लोग। इसी तरीके से यहाँ पर ठीक है जे एक फ्री इंडेक्स है लेकिन जे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा, फिर आप किस एक्सेस को डिफाइन करेंगे? हम किसी एक्सेस को डिफाइन कर ही नहीं सकते यहाँ पर। यानी इस बात का मतलब ये है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी शो कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। सो आसानी के लिए ज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आपके पास y कंपोनेंट है, j फॉर y और i और k फॉर x एंड z एक्सेस। अब यानी कि आप y कंपोनेंट को बराबर कर रहे हैं x और z कंपोनेंट के किसी कॉम्बिनेशन के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। y कंपोनेंट तो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और x और k का कॉम्बिनेशन किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। सो इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं होते हमारे पास। यहाँ पर एक और चीज हम साथ ही ध्यान में बिठाते चलें कि जब भी हम दो इंडेक्सेस लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, कि जब भी हम इस तरीके से दो इंडेक्सेस लिखते हैं तो इसमें जो इस इंडेक्स को हम किसी वेक्टर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो जो पहली इंडेक्स होती है ये रो को शो करती है, दूसरी इंडेक्स कॉलम को शो करती है। अगर मैं इसका मतलब है कि इसके अंदर के रोज हैं, जे कॉलम्स हैं। अगर मैं इन इंडेक्सेस को रिवर्स कर दूं, मैं लिख दूं बी जे के, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो गई हैं। अब इसका मतलब है कि बी के जे और बी जे के एक दूसरे के ट्रांसपोजेस हैं। सो इंडेक्स नोटेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हम इससे मैट्रिक्स के अंदर इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या बता रहा है हमें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम लाजमी नहीं कि इन इंडेक्सेस के साथ स्टिक होके रह जाएं, हम इन इंडेक्सेस को रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम ये एक वैलिड इक्वेशन देख लेते हैं, अब के यहाँ पर भी आ रहा है, के इस सेकेंड टर्म में भी आ रहा है, हमें पता है कि यहाँ पर के एक डमी इंडेक्स है। सो अगर मैं के को रिप्लेस करना चाहूँ किसी और वेरिएबल के साथ जो और पहले मौजूद नहीं है, लेट्स सपोज के को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लैम्डा के साथ या रो के साथ। सो डमी इंडेक्सेस का फायदा ये है कि मैं अगर के को यहाँ पर रिप्लेस करूँ आई रो जे, तो मुझे यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की डमी इंडेक्सेस यहाँ पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं डाल रही, इसीलिए इनको डमी इंडेक्सेस कहते हैं। सो अगर मैं चाहूँ तो दोनों तरफ रिप्लेस कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इधर भी रो लिख देता हूँ, इधर भी रो लिख देता हूँ, या मैं अगर इधर लैम्डा लैम्डा लिख देता हूँ कि एक हो, तो मैं यहाँ पर तब्दील नहीं करता। एक मुकम्मल तौर पर मेरी मर्जी है। डमी इंडेक्सेस का एडवांटेज ये है कि आप उन्हें रिप्लेस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डमी वेरिएबल्स होते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर आई को रिप्लेस करता हूँ किसी जे के साथ, तो फिर मुझे सारी टर्म्स के अंदर आई को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई आपकी फ्री इंडेक्स है। सो डमी इंडेक्सेस को रिप्लेस किया जा सकता है विद इन द टर्म, लेकिन फ्री इंडेक्सेस को पूरे एक्सप्रेशन के अंदर तब्दील करना पड़ता है, उन्हें किसी एक टर्म के अंदर चेंज नहीं हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं सारी? मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा? फिलहाल आपने कहा कि अगर इंडेक्सेस मौजूद नहीं होंगे या कोई इंडेक्स मौजूद नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो एक स्केलर है। हाँ जी। अगर उस पे एक इंडेक्स मौजूद है तो वो वेक्टर है। आपने बोला लफ्ज एक से ज्यादा इंडेक्सेस भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो इंडेक्सेस होती हैं।
हमें क्लासिकल सही। मैकेनिक्स में ज्यादा इंडिसेस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम देखेंगे कि खासतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम स्पिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या जब हम फ्लैट सरफेस से किसी कर्व्ड सरफेस में जाते हैं, तो हम चार चार इंडिसेस को डील करते हैं, बाज़ औक़ात 5 या 6 भी होती हैं। सही। सो फिलहाल हमें उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उनका जिक्र नहीं यहाँ पर किया। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडेक्स नोटेशन के सिलसिले में। अब हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 4.9 जो हमने यहाँ पर लिखी है, इसे हम अपने इन कंपोनेंट्स के लिए लिख के देखते हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, जो हमारे असल में मिन्काउस्की कंपोनेंट्स है, मिन्काउस्की स्पेस है। सो इसके लिए हम एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं एक्स म्यू, जिसके कंपोनेंट सी टी, एक्स वाई और जी है। मल्टीप्लाई करना है। तो असल में अभी हम देखेंगे कि ये डॉट मल्टीप्लिकेशन होती है, हम इस चीज को साबित करेंगे। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास एक इंडेक्स ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए। अब मैं चाहे यहाँ पर म्यू लिखूं, चाहे न्यू लिखूं, लैम्डा लिखूं, रो लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सम करना है। सो सारी टर्म्स के ऊपर मैंने सम कर दिया। अच्छा, अब मुझे पता है कि एक्स नॉट सी टी के बराबर है और एक्स कोवेरिएंट सी बी सी टी के बराबर है। सो दोनों पॉजिटिव आ गए। लेकिन अगर ये चीज पॉजिटिव एक्स है तो इस चीज को नेगेटिव एक्स होना चाहिए। अगर ये चीज पॉजिटिव वाई है तो ये वाली कंपोनेंट नेगेटिव वाई होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर दी और हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन गई, माइनस कॉमन लेके ये चीज बन गई। यहाँ पर हम एक और चीज इजीली कैसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास तीन कंपोनेंट्स हो एक्स वाई जी और आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो ये आपके पास एक्स डॉट एक्स के बराबर होगा। तो आमतौर पर हम इस इंटरवल को, जिसको मैं फिलहाल इंटरवल भी कह रहा हूँ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्पेशल कंपोनेंट्स। सो इस बात का मतलब वही है जो हमने पहले डिफाइन किया था। यहाँ पर मैं एक और नोटेशन भी पहले क्लियर कर देता हूँ कि जहां पर भी हम 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का जिक्र कर रहे होंगे उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया होगा, लेकिन जहां पर भी 4 वेक्टर्स होंगे उसके ऊपर किसी किस्म के वेक्टर का साइन यूज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसकी अगर एक मिसाल आपको शो करवा सकूं तो जैसे ये कंपोनेंट है, अब इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये 4 वेक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने इनके ऊपर वेक्टर का एरो नहीं लगाया। तो आमतौर पर हम 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर का एरो यूज नहीं करते, या बहुत सारी किताबों में ये भी करते हैं कि किसी तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, तो ऊपर कोई बार डाल देते हैं या नीचे बार डाल देते हैं। तो बहरहाल इसको यूएल वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, और अमूमी कन्वेंशन यही है कि आप इसके ऊपर किसी किस्म का सिंबल नहीं डालते। ये एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है 4 वेक्टर की। अच्छा, अब हम लोग दोबारा इसी एग्जाम्पल पे आते हैं और एक नई चीज को डिफाइन करते हैं। अब हम एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करेंगे जो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला रिलेटिविटी के अंदर कहीं पर भी, चाहे हम रिलेटिविटी कर रहे हो चाहे हम क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हो, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। और ये एक बहुत मशहूर क्वांटिटी है जिसको जी म्यू न्यू कहा जाता है। सो इस क्वांटिटी का नाम है मैट्रिक टेंसर। मैं इसकी फिलहाल डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मैट्रिक टेंसर से मुराद क्या होती है। आप आसानी के लिए ये समझें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कोई से दो आर्गुमेंट्स देते हैं। मिसाल अगर मैं यहाँ पर लिख सकूं, सो ये समथिंग कुछ इस तरीके से कि जी एक फंक्शन है, इसे मैं कोई से दो और इनपुट्स देता हूँ। ये इनपुट्स टेंजेंट वेक्टर्स होती हैं, जिस तरह एक्स यूनिट वेक्टर है, वाई यूनिट वेक्टर है। सो फिलहाल हम एज्यूम करें कि हमने इसे दो इनपुट देते हैं और ये हमें रियल स्पेस के अंदर कोई भी नंबर दे देता है, इसलिए हम इसको मैट्रिक टेंसर कहते हैं। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक टेंसर है जिसे हम दो इनपुट्स देंगे, यानी कि ये फंक्शन है, दो इनपुट्स लेगा और एक नंबर जनरेट करके दे देगा, स्केलर नंबर। इसकी मजीद डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या होती हैं। इसको मैं एनोटेट। अब हम इसको डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं? इसको डिफाइन करने के लिए हम ये एक डेफिनेशन मैंने लिखी है कि अगर म्यू और न्यू आपके पास बराबर हों तो ये 1 के बराबर होगा। अगर म्यू और न्यू 0 के बराबर हैं, टाइम लाइक कंपोनेंट्स हैं, तो ये 1 है। स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए ये -1 होगा,
और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर ये 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल G001, G11, 2, 2, 3, 3, -1 और बाकी सारे कंपोनेंट्स के लिए 0 है। बिल्कुल इसी डेफिनेशन से हम इन इंडिसेस को नीचे भी उतार सकते हैं। सेम डेफिनेशन है, लेकिन हमने अब इंडिसेस ऊपर की जगह नीचे लिख दी हैं। लेकिन डेफिनेशन सेम होने का मतलब ये नहीं है, या कंडीशन सेम होने का मतलब ये नहीं कि ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब ये दोनों बराबर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं। सो ये क्वांटिटी किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में लाई करती है, ये किसी S1 में लाई करती है। अब दोनों में ऐसे नहीं जा सकते, हमें दोनों के दरमियान कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशंस चाहिए होंगी, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होते, हालांकि इनकी कंडीशंस बराबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइंस्टाइन के उस पोस्टुलेट पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट रहते हैं। हम इसके जरिए साबित भी करेंगे। तो फिलहाल हम इससे काम क्या लेते हैं, इससे हम अपर और लोअर इंडिसेस के दरमियान स्विच करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सो आप कह लें कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो x अपर म्यू से x लोअर म्यू में हमें लेके जाएगा। हम करके देखते हैं कि कैसे जा सकते हैं। एक पहली मिसाल हमारे सामने ये है कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है जो हमें x म्यू से x म्यू में लेके जा सके या लोअर से अपर में लेके जा सके। तो पहले हम किसी एक कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं कि हम यहां से x अपर 0 से x लोअर 0 में आना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जी म्यू न्यू को एक्ट करवा देते हैं किसी लोअर इंडिसेस पे। अगर हमने लोअर से अपर में जाना है तो आप अगर लोअर से अपर में जाना है तो अपर जी म्यू न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लोअर से अपर में जाना है, सॉरी, अगर हमने लोअर से अपर में जाना है तो आप लोअर के साथ अपर जी म्यू न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से दूसरा असल कंडीशन ये कि आप यहां से कर सकते हैं ये वाली इंडिसेस एक दूसरे के क्रॉस होनी चाहिए, इससे याद रखने में आपको आसानी होगी। हम इसके साथ G0 न्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब न्यू 2 दफा आ रहा है तो न्यू आपके पास समेशन इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है। न्यू का सम कर देते हैं 0 0 0 1 0 2 0 3। हमें पता है कि ये वाले कंपोनेंट 1 के बराबर है, बाकी सारे कंपोनेंट 0 के बराबर होते हैं। अब आप इस क्वांटिटी को नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इस तरीके से आपके पास G0 न्यू x न्यू कन्वर्ट हो गया x ऑफ 0 में। असल में हमने लोअर x0 को अपर x0 में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम किसी स्पेशल इंडेक्स के लिए यही काम करके देखते हैं। 1 न्यू के लिए अब न्यू को अगेन रन करवा देते हैं 0 1 2 3 पे। पहला कंपोनेंट 0, दूसरा कंपोनेंट -1 के बराबर है। ये लोअर है, इसे अपर में लिखेंगे तो ये -x1 हो जाएगा। अगेन बाकी सारे कंपोनेंट 0। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम लोअर इंडेक्स से अपर इंडेक्स में चले गए हैं, या अपर इंडेक्स से टेक्निकली हम लोग अपर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स में गए हैं। अब न्यू तो ना इस एक्सप्रेशन में चेंज हुआ ना इस एक्सप्रेशन में चेंज हुआ, लेकिन ये वाली इंडेक्स बढ़ती जा रही है। पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, अगली बार 2 हो जाएगी, अगली बार 3 हो जाएगी। हम इस चीज को एक नई इंडेक्स का नाम दे देते हैं, जी म्यू न्यू। इस इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया तो असल में हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया कि अगर हम x म्यू से x न्यू में जाना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर इस मैट्रिक्स को, इस टेंसर को एक्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम रिकॉर्ड रिवर्स कर सकते हैं कि अगर हम अपर से लोअर में जाना चाह रहे हैं तो हमें जिस चीज में जाना चाहते हैं उसका लोअर मैट्रिक टेंसर आपको इसके ऊपर एक्ट करवाना पड़ेगा। ये एक फंक्शन है जो आपको इंडेक्स रिवर्स करने की सहूलत दे रहा है फंक्शन। और ये इक्वेशन आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। ये इक्वेशन शो करती है कि आप किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इजीली किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके जा सकते हैं अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसकी एक कंडीशन है, अभी हम वो कंडीशन देखते हैं कि उस कंडीशन का मतलब क्या है। एक एग्जांपल थोड़ी सी अब एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक्स अल्फा और एक्स बीटा। अब हमने इनको ट्रांसफॉर्म करना है या इनके इंडिसेस रेज करती हैं। अब तरीका क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें किस इंडेक्स में रेज करना चाह रहे हैं। हम अल्फा को किसी नई इंडेक्स में लेके जाना चाह रहे हैं जिसको हमने म्यू का नाम दिया है।
तो डेफिनेटली इसको हमें जी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जिसमें एक इंडेक्स अल्फा आ रही होगी जिसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जिसे चेंज करना है, और जिसमें चेंज करना है वो म्यू है, तो एक इंडेक्स यहाँ पर म्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास एक्स ऑफ अल्फा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लिखा गया है। अब बीटा को किस में चेंज करना है? सो लेट्स सपोज हमने बीटा को न्यू में चेंज करना है। सो अगेन ये लोअर इंडेक्स में आ रहा है तो आपको अपर जी चाहिए। अपर जी का मतलब ये है कि एक वो इंडेक्स जिसे चेंज करना है और जिसमें चेंज करना है वो ये आ गई। अब मैं चाहे यहाँ पर म्यू अल्फा लिखूं, चाहे अल्फा म्यू लिखूं, चाहे न्यू बीटा लिखूं, चाहे बीटा न्यू लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपके पास जी, इसको मैं जी ए भी लिख रहा हूँ, जी ए भी बराबर होता है जी बी ए के। सो यानी कि ए बी और बी ए का ऑर्डर चेंज करने से फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जी इज सिमेट्रिक टेंसर, और ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी कि जी सिमेट्रिक होता है। सो हम इंडेक्स को जिस तरीके से मर्जी लिखें उससे कोई नुकसान हमें नहीं होगा। सो इसी तरीके से अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अल्फा अल्फा से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक्स ने नई इंडेक्स कौन सी ले ली? म्यू की। सो यहाँ पर म्यू आ गया और यहाँ पर न्यू आ गया। सो हम एक्स अल्फा बीटा से इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जरिए एक्स म्यू न्यू में जा सकते हैं। सो ये हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है। इसी तरीके से तीन इंडेक्सेस ले लेते हैं, अल्फा ए, अल्फा बी, बीटा सी, गामा। अच्छा सो आपको बिलाल, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ जी न्यू बी को हम एक्स अल्फा के साथ हम करवा सकते हैं ऑपरेट? नहीं, उसका लेकिन हम लिख सकते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि कोई इंडेक्स मैच नहीं कर रही, तीनों फ्री इंडेक्सेस हैं। सही। सो इसका मतलब है आप सम तो किसी भी चीज के ऊपर नहीं ना कर रहे फिर, हाँ ठीक है, इसलिए हम उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन एक यानी तरीके से डमी लिखा जा इंडेक्स सकता है। लाजमी होना चाहिए। हाँ, एक तरीके से लिखा जा सकता है, आप उसे एक्स अल्फा के साथ लिख दो और फिर उसको किसी इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर दो। मिसाल के तौर पे मैं वहां पर कह देता हूँ कि बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देता हूँ, फिर वो बात लिखी जा सकती है, क्योंकि मुझे सही, कोई डमी इंडेक्स चाहिए वहां पर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा सके। यानी जो इंडेक्स जी पे मौजूद होगा उसके साथ रिप्लेस करवाना पड़ेगा। हाँ, किसी को कोई एक इंडेक्स आपको कॉन्ट्रैक्ट करनी है, कम करनी है असल में। सही। अच्छा, यहाँ पर मतलब एक ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर ओरिजिनली इस एक्सप्रेशन में तीन इंडिसेस मौजूद हैं, लेकिन कांटेक्ट करने के बाद एक बनती है। तो असल में जब आप कांटेक्ट करते हैं तो आप दो इंडिसेस कम कर देते हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से हम लोग तीन कंपोनेंट्स ले सकते हैं, तो आपको तीन तरह अल्फाज डिफाइन करने पड़ेंगे, और ये बिल्कुल वही काम है। यहाँ पर सिर्फ एक नया वेक्टर सी डिफाइन कर दिया हमने। तो हम ए अल्फा बीटा गामा से लोअर में जा सकते हैं। यहाँ पर लोअर से अपर में गए थे, तो यहाँ पर हमें जी के अपर इंडेक्सेस ली थी क्योंकि हमने अपर में जाना था। हमने लोअर में जाना है, हमने जी का लोअर फॉर्म में लिखा है। इस बात का एक मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख सकूं तो इसको हम जैकोबियन की फॉर्म में डिफाइन अभी नहीं कर रहे। अगर अगर हमें किसी वक्त हमने देखा तो हम इसको देखेंगे। असल में इस बात का मतलब ये है कि dx कि यह क्वांटिटी चेंज किस तरीके से हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसका जैकोबियन लिख सकूं, लेट्स सपोज कि सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स हैं, हमारे पास है dx अल्फा है, हम dx अल्फा से जाना चाह रहे हैं dx म्यू में। सो यहाँ पर मेरे पास अल्फा होगा और यहाँ पर मेरे पास म्यू होगा। सो ये जो लोअर इंडिसेस हैं, सॉरी जो डिनोमिनेटर इसका है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक्स म्यू बच जाएगा। सो एक्स म्यू का मतलब है कि यही चीज है। सो ये बेसिकली हम जैकोबियन की टर्म्स में इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये एक चेन रूल है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। लेकिन चूंकि हम लोग जैकोबियंस को डिफाइन नहीं कर रहे तो इसलिए मैंने इस चीज का कहीं पर जिक्र नहीं किया। हम लोग इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडिसेस जो सेम आ रही है वो खत्म हो जाती हैं और एक बच जाती है। लेकिन हम जैकोबियन इस्तेमाल करेंगे, आगे जाके जैकोबियन की हमें जरूरत पड़ेगी बहुत सारी जगहों पर, वहां पर इसको देखेंगे। अब हम एक नया काम करना चाहते हैं। अभी तक हमने इस तरह के टेंसर देखे हैं, इस तरह की क्वांटिटीज देखे हैं जिनमें या तो दोनों इंडिसेस ऊपर आ रही हैं दो, या दोनों इंडिसेस नीचे आ रही हैं। क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें इस म्यू को उठा के नीचे ले आए लेकिन म्यू ऊपर ही रहे, या
ये म्यू नीचे ही रहने दें, इस म्यू को उठा के ऊपर ले जाएं, यानी कि मिक्स्ड किस्म के इंडेक्सेस हों, एक इंडेक्स ऊपर हो और एक नीचे हो। हम ये भी काम कर सकते हैं। सो अब कंडीशन ये है कि हमने इसकी पहली इंडेक्स को लोअर करना है। अब इसकी पहली इंडेक्स को लोअर करने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि आपने किस इंडेक्स को लोअर करना है, अल्फा को करना है। अब जाहिर बात है इंडिसेस को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाने के लिए जी को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पर कोई जी तो चाहिए। हमने अल्फा को नीचे लेके आना है। सो एक इंडेक्स वो होगी जिसको कांटेक्ट करवाना है, किसमें करवाना है उसको मैंने रो का नाम दे दिया है। दूसरी इंडेक्स आपके पास रो की होगी। अब ये एक एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, जी रो अल्फा जी अल्फा बीटा। अब पहले हम इसके ऊपर सम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरा इंटरनेट कनेक्शन जरा अनस्टेबल हो गया था। जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, जी अब आ रही। सो अब हमने इंडेक्स को चेंज करना है, तो अगेन हमें इंडेक्स को स्विच करने के लिए जी की जरूरत पड़ेगी। अल्फा को चेंज करना है, एक इंडेक्स अल्फा आ जाएगी, जिसमें चेंज करना है उसको हमने रो कह दिया। अब हमें ये पता है, अच्छा अल्फा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो नया मैट्रिक हमारे पास बनेगा वो बनेगा जिसमें जी, अब फिलहाल भूल जाएंगे यहाँ पर डेल्टा है, जिसमें ऊपर बीटा आ रहा होगा, नीचे रो आ रहा होगा। ये वही कंडीशन है जो हम ऊपर देख चुके हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए, जी अल्फा बीटा, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पर इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर ये 1 के बराबर होगा, बराबर नहीं आ रहे तो फिर ये 0 के बराबर होगा। लिहाजा हम यहाँ पर एक नया कंपोनेंट डिफाइन कर देते हैं जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्रॉनिकर डेल्टा का। ये वही क्रॉनिकर डेल्टा है जो हम फिजिक्स में बारहा इस्तेमाल करते हैं। सो जब भी दो मैट्रिक टेंसर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपर और लोअर को, सो आपको हमेशा एक क्रॉनिकर डेल्टा यील्ड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम इसे साबित भी कर सकते हैं। आप इसको साबित करने का तरीका ये मैंने यहाँ पर किया नहीं हुआ, लेकिन इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि पहले आप अल्फा के ऊपर सम करें, क्योंकि इसमें एक हैरानी की बात हमें ये नजर आ रही होगी कि जब बीटा और रो 0 0 होंगे फिर तो ये 1 के बराबर आएगा, लेकिन जब ये दोनों 1 के बराबर होंगे फिर तो यहाँ पर -1 आना चाहिए हमारी इस डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर हमने तो भी 1 ही लिखा है, यहाँ पर कोई तीसरी कंडीशन इंक्लूड नहीं की, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। पहले आप अल्फा के ऊपर सम करें। सो जी रो 0, मैं अगर यहाँ पर लिख के एक दफा बता सकूं, सो ये कुछ इस तरीके से बनेगी चीज। जी मैं इस वक्त रो को ए कह रहा हूं, और इसको बी कह देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसी तरीके से 2 3 तक चलता जाएगा। अगला काम आप ये करेंगे, हर टर्म में ए के ऊपर सम करेंगे। सो यानी कि अगर यही वाली टर्म लेंगे, सो ये वाली टर्म अब आपके पास कुछ ऐसी बन जाएगी। इसमें 4 कंपोनेंट्स आएंगे। 1 सॉरी पहला कंपोनेंट 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके से एक तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा। अगले काम में आप ये करेंगे कि आप बी के ऊपर सम करना शुरू होंगे। अब बी के भी 4 कंपोनेंट्स बनेंगे। पहला 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर इस तरीके से हम इस पूरे टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास टोटल कोई 12 के करीब कंपोनेंट्स, 12 या 16 के करीब टर्म्स आएंगी। लेकिन जब उन्हें सम करेंगे तो हमारे पास यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। और लाजमी नहीं कि आपको सारी टर्म्स करने की जरूरत पड़े। जब आपने एक टर्म भी लिख ली तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिर आप डायरेक्ट इंक्लूड कर देंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि जो हमने इसको रेज किस तरीके से करना है, कि जो हमने यहाँ पर ये डेल्टा डिफाइन किया हुआ है, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। वो हम अभी, मैं यहाँ पर अगर मैंने, हाँ जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि चाहे इंडेक्सेस आपके पास मिक्स हों, लोअर हों, अपर हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेफिनेशन सेम रहती है। अब इसका मतलब ये है कि क्रॉनिकर डेल्टा भी एक सिमेट्रिक टेंसर है। हम म्यू और न्यू को रिप्लेस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सो ये एक सिमेट्रिक टेंसर, आप इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं इन अ शॉर्ट, कि जहां जहां पर कंपोनेंट्स बराबर आ रहे होंगे वो सेम आएगा। और हमने चूंकि कहा था अपर और लोअर इंडिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज होती हैं, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रॉनिकर डेल्टा की। अच्छा, अब हमने जी को भी डिफाइन कर लिया है, क्रॉनिकर डेल्टा को भी डिफाइन कर लिया है। अब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दोबारा आते हैं। ये वो वाला मैट्रिक्स है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। ये सारी इक्वेशंस किसी ऐसे बूस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास हर डायरेक्शन के अंदर बूस्ट हो रहा हो तो फिर डेफिनेटली ये कंपोनेंट्स, जिस हमने पहले भी बात की थी, 0 1 के या 0 के बराबर नहीं आएंगे। यहाँ पर नॉन जीरो कंपोनेंट्स आने चाहिए। अब हम सारे कंपोनेंट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। सो जो अपर इंडेक्स होती है, ये पहली इंडेक्स होती है, वो रो को शो करती है, दूसरी इंडेक्स कॉलम को। सो ये पहली रो का पहला एलिमेंट है। सो ये सॉरी, जीरोथ रो का जीरोथ कॉलम में पहला एलिमेंट आ रहा है, ये 1 1 पे आ रहा होगा, ये 1 3 पे आ रहा होगा। सो ये सारे एलिमेंट्स हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके 4 लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं। सो ये हमने एक पहली इक्वेशन लिख ली है। अब हम इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है असल में। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो जो पहली अपर इंडेक्स है ये सब में सेम आ रही है, 0 0 0 0। लेकिन लोअर इंडेक्स 0 1 2 3 एक ऑर्डर में चेंज हो रही है, एक्स के इंडेक्सेस भी ऑर्डर में चेंज हो रही हैं। इसका मतलब है कि एक्स के ऊपर समेशन है, सो हम एक्स के ऊपर समेशन नहीं डाल देते हैं। एक्स प्राइम 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब 1 1 1 1 सेम आ रहा होगा, लेकिन 0 1 2 3 0 1 2 3 चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगेन ये 0 0 1 1 2 2 3 3 डमी इंडेक्सेस है, हमने इन्हें भी न्यू कह दिया। इस तरीके से हमने सारी इक्वेशन लिख ली। अब अगर हम इसे कंबाइन करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इंडेक्सेस चेंज हो रही हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 या, लेकिन ये वाली डमी इंडेक्सेस नहीं है, ये एक नई इंडेक्स है। हम इस नई इंडेक्स को नाम दे देते हैं म्यू का। सो अब हमने एक नई इक्वेशन डिफाइन कर ली किसी फ्रेम एस प्राइम से एस में जाने के लिए, जो इस मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं लॉरेंट्स मैट्रिक का। और ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की कॉम्पैक्टेड फॉर्म है। इस इक्वेशन से हम वो सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं जो हम लोगों ने पहले डिराइव की हैं, जो हम लोगों ने पहले अब साबित की हैं, फिजिकली इंटरप्रेट की हैं। सो ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म के अंदर लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है। अगर आप कोवेरिएंट करना चाहते हैं, इंडेक्सेस को रिप्लेस कर दें, इस म्यू को नीचे ले आए, इस म्यू को ऊपर ले जाए, म्यू को नीचे ले आए, इस म्यू को नीचे ले आए। सो ये आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म के अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये लॉरेंस मैट्रिक कर क्या रहा है, या ये लॉरेंस टेंसर कर क्या रहा है, आपको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में लेके जा रहा है। यहाँ पर भी एक फ्रेम से दूसरे, ये इंडेक्सेस को चेंज नहीं कर रहा, ये इंडेक्सेस के प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट से कोवेरिएंट में लेके नहीं जा रहा, ये कोवेरिएंट से कॉन्ट्रा में नहीं लेके जा रहा, लेकिन ये आपके फ्रेम्स को चेंज करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपके पास एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। सो लैम्डा म्यू न्यू और लैम्डा न्यू म्यू दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोजेस होंगे। सो जब ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोजेस होंगे तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास क्रॉनिकर डेल्टा ही आना चाहिए, यानी कि असल में एक दूसरे के इन्वर्सेस भी इनको कहा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब हमारा सारा दारोमदार आगे रिलेटिविटी का इसी के इक्वेशन के ऊपर होगा। अब हम पीछे वाली सारी इक्वेशंस को साइड पे कर देंगे। यहाँ तक अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही तो फिलहाल ये हमारा जो टेंसर है, हाँ, ये भी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में होगा ना? ये मिक्स्ड होगा, ये मिक्स्ड होगा। क्योंकि इसमें एक इंडेक्स ऊपर आ रही है, एक नीचे आ रही है। हाँ, ठीक। इसे कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता लॉरेंस टेंसर को। अगर कभी हमें टाइम मिला तो शायद हम उसकी डिटेल देख सकें, लेकिन इसे साबित किया जा सकता है कि कॉन्ट्रावेरिएंट के अंदर ही हमें ज्यादा क्यों फायदा नहीं देगा, इसलिए इसे हमेशा मिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। पहले जब हमने जी लिखा था, हाँ जी के हमने जैसे लेट्स सपोज हमने
सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखा था न्यू व्यू, हाँ यहाँ पर दिखा तो देंगे। हम उसे कॉन्ट्रावेरिएंट नहीं कह सकते? ये जी कॉन्ट्रावेरिएंट है, हाँ ये कोवेरिएंट है। एक्चुअली एक्चुअली है तो ये भी टेंसर ही ना। टेंसर है, ये भी टेंसर है। हाँ यानी जब इंडेक्स ऊपर नीचे होगा तो वो मिक्स्ड होंगे। तो वो मिक्स्ड होगा। हाँ ठीक। सो जी मिक्स नहीं लिख सकते हम लोग। आज अगर जी को मिक्स लिखेंगे तो फिर वो आपको इंडेक्सेस को स्विच नहीं करने देगा। वो प्रॉपर उसकी मैट्रिक अभी ये हम साबित भी करेंगे कि ऊपर लिखेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा जब हम आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आएंगे। अभी हम असल में इंडेक्सेस की फिजिकल नेचर को डिस्कस कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ मैथ देख रहे हैं कि मैथ कैसे लेके चल रही है हमें। ये सारी चीजें जब हम लाइट कोन को डिस्कस करते हैं वहां पर ये दोबारा से सामने आएंगी चीजें। या जब हम एग्जाम अभी हम E=mc² डिराइव करेंगे, या क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स करेंगे, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो वहां पर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता मजीद क्लियर होती जाएंगी कि आपको ऊपर नीचे करने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे इंडेक्सेस को। ठीक है। सही। तो अभी असल में हमारा फोकस सिर्फ मैथ को समझने पे कि मैथ कैसे चल रही है। सो जी में मिक्स इंडेक्सेस नहीं हो सकती, लॉरेंट्स में इंडेक्सेस एक जगह पर नहीं आ सकती, ये हमेशा मिक्स्ड ही होंगी। अगर ये एक ही जगह पर होंगी, या तो दोनों ऊपर हैं या दोनों नीचे हैं, तो फिर आप ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन इनवैलिड हो जाएगी। फिर रिलेटिविटी का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो साबित नहीं होगा। अब हम इसकी बेस के ऊपर कुछ और रिजल्ट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा था कि हमारा इंटरवल इनवेरिएंट रहता है। अब हमने एक पूरा नया सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, तो क्या हमारा नया सिस्टम हमारे पुराने रिजल्ट्स के साथ कंसिस्टेंट है भी या नहीं है। तो जिसमें से एक ही रिजल्ट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं वो इनवेरिएंस है, जो हम लॉरेंट्स इनवेरिएंस का नाम देते हैं। सो अब हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं इस इक्वेशन की मदद से कि क्या ये लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर ये उसको रिस्पेक्ट कर रही होगी तो इसका मतलब है कि फ्रेम को चेंज करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मिसाल के तौर पे ये एक एस स्क्वायर है, ये आपके पास लाइन एलिमेंट है दो डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर, और हमने जो कहा था कि लॉज ऑफ फिजिक्स हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सेम रहते हैं। वो कब रहेंगे? जब वो इस इक्वेशन को ओबे कर रहे होंगे। सो हमने ये देखना है कि इस इक्वेशन को ओबे करके हम ये वाला रिजल्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सो हमने इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करके लिखने का मतलब ये है, लेकिन हम कहीं पर भी एक्सपेंड करके लिखते नहीं है क्योंकि हम इंडेक्सेस में काम करना हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है और उससे हम काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, हमने एज्यूम किया कि ये दोनों बराबर हैं। पता लगाने के लिए चेक करते हैं कि क्या ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिलेशन को ओबे करती हैं, और ओबे करके यही चीज बन सकती है। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख देते हैं। अब म्यू को न्यू में लेके जाना है किसी भी नई इंडेक्स के अंदर, लेकिन अब चूंकि हमने इंडेक्सेस को स्विच नहीं करना तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, तो जिसमें लेके जाना है वो इंडेक्स भी अपर ही होगी। लॉरेंट्स मैट्रिक के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सो ये हमने उसका लॉरेंट्स मैट्रिक लिख दिया। अब इस म्यू को हम इस न्यू में नहीं लेके जा सकते, अब मैं इसको किसी नई इंडेक्स में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये एक ही टर्म है। अगर हमने यहाँ पर दोबारा से न्यू यूज कर लिया तो यहाँ पर 4 दफा न्यू आ जाएगा, जो हमारे पुराने पॉस्टुलेट के खिलाफ है। ये एक रूल है कि कोई भी डमी इंडेक्सेस या फ्री इंडेक्स 2 से ज्यादा दफा नहीं आ सकती। तो हमें यहाँ पर एक नई इंडेक्स को डिफाइन करना पड़ रहा है जिसको हमने रो का नाम दे दिया है। तो अब ये वाला म्यू हम लेके जा रहे हैं रो में, ये लोअर है तो यहाँ पर भी लोअर होगा। अच्छा, ये सारे नंबर्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की तरह ये ऑपरेटर्स नहीं है, ये सारे नंबर्स है, तो हम इसमें से जिस मर्जी नंबर को जिसके साथ मर्जी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आंखें बंद करके इस रो को उठा के इस लैम्डा को उठा के यहाँ ले जाते हैं। अब अगर हमने जैसे शुरू में बात की थी, हमने अज्यूम किया था कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोजेस हैं। अब यहाँ पर ये इंडेक्सेस कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब ये इंडेक्सेस कॉन्ट्रैक्ट हो रही होंगी तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये कि ये ए है, ये आपके पास ए इनवर्स है, दोनों आपके पास इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। इसको भी हम लोग साबित कर सकते हैं जिस तरह जी म्यू का रिलेशन हमने साबित किया था। सो जब ये इस चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। अब ये एक रूल है, ये एक डेफिनेशन है, ये एक थ्योरम है कि दो लॉरेंट्स मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट हमेशा क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, एक दूसरे के ट्रांसपोजर्स हैं, ये एक दूसरे के इनवर्ट्स हैं। सो क्रॉनिकल डेल्टा हर कंडीशन के अंदर आपको 0 देगा स्वाय एक कंडीशन के, जब न्यू और रो बराबर होंगे। सो हम न्यू की जगह रो लिख देते हैं, ये चीज 1 के बराबर होगी। सो आपके पास एक्स म्यू बराबर आ गया एक्स रो के।
हमने शुरू किया था प्राइम सिस्टम से, और हम प्राइम सिस्टम से लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन करके वापस उसी सिस्टम में पहुंच गए हैं। हालांकि म्यू और रो बराबर नहीं है, लेकिन बराबर हैं, क्योंकि ये एक डमी इंडेक्स है। हम म्यू को चाहे रो कहें चाहे रो को म्यू कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि ये चीज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे कर रही है। यानी ये लॉ अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ठीक है, तो ये दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को रिस्पेक्ट करता है। इस तरीके से हम लोग साबित करते हैं कि एक लॉ हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक ही जैसे रिजल्ट देता है। सो उसका लॉरेंस इनवेरियंस होना सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। लॉरेंस इनवेरियंस होने से मुराद है इन दोनों इक्वेशंस को 4.18 और 4.19 को फॉलो करना। अगर वो फॉलो नहीं करता, इसका मतलब है कि वो एक फिजिकल लॉ नहीं है, आपको उसके अंदर उसको चेंज करने की जरूरत है। सो ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई है। अब हम इस रिलेशन को एक और तरीके से लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हम इस रिलेशन के ऊपर एक मैट्रिक ऑपरेट करवा देते हैं, जी न्यू लैम्डा। आप कोई भी करवा सकते हैं, आप रो लैम्डा, आप लोअर इंडेक्स में रो लैम्डा भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इस न्यू के लिहाज से करवाना चाह रहा हूँ। सो ऑपरेट करवा दिया आपके पास। अब अगेन ये क्वांटिटीज उसी वक्त आपको कोई नॉन जीरो नंबर देंगी जब इंडेक्सेस बराबर होंगी। तो न्यू न्यू के साथ कांटेक्ट हो गया, यहाँ पर रो लैम्डा आ गया, और इसको हमने सिर्फ उठा सर के। जी हमसा सर ये नॉन जीरो वाली बात दोबारा एक बार बता दें। अच्छा, अगर यहाँ पर असल में अगर आपके पास पहली बात तो है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने असल में न्यू को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आपके पास रो और लैम्डा बच गया है। सेम इंडेक्सेस आ गई ना। अगर आप वो डेरिवेटिव वाली चीज में लेके आओ तो ये चेन रूल बन गया आपके पास, तो जिसकी वजह से इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर कैंसल आउट हो गया और आपके पास रो और लैम्डा बच गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जी को उठा के दरमियान में ले गए और कुछ भी नहीं किया। सो अब इंडेक्स नोटेशन के अंदर हमने इस रिलेशन को इस तरीके से लिख लिया है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें मैट्रिक्स के अंदर, तो ये पहला मैट्रिक्स है, इसमें म्यू ऊपर है, इसमें म्यू नीचे है। अगर इसमें ये रो है तो इसमें ये कॉलम है, और न्यू और रो तो वैसे आपके पास डमी इंडेक्सेस, आप इसको जिससे मर्जी रिप्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लैम्डा जी लैम्डा ट्रांसपोज, ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फर्क सिर्फ ये है कि ये इंडेक्स नोटेशन के अंदर हमने लिखा हुआ है 4.22 को, और 4.24 को मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। सो हम दोनों में से जो मर्जी यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल इन दोनों का मतलब एक ही है कि आप लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो असल में आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका जो मैट्रिक एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स होता है, या जो लाइन एलिमेंट होता है, वो डायगोनल होता है। लाजमी नहीं कि सिर्फ डायगोनल ही हो, नॉन डायगोनल भी होता है, लेकिन हम आमतौर पर ऐसी थ्योरीज को तरजीह देते हैं जिनमें आपका जी म्यू न्यू डायगोनल हो, जिसमें सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो, क्योंकि उसे सिंप्लीफाई करना आसान होता है। तो लिहाजा जिस तरह हम लोगों ने उस दिन कॉस्मोलॉजी में एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन देखी थी, या डी स्क्वायर वाली इक्वेशन जो हम यहाँ पर यूज करते आ रहे हैं, ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि डी स्क्वायर भी डायगोनल है। सो अब उस डी स्क्वायर को हम जी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैं अगर यहाँ पर लिख के दिखा सकूं, जो हम जी को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, माइनस सी टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है डी स्क्वायर के। अगर हम इसे जी की फॉर्म में लिखना चाहें, लेट्स सपोज मैं इसको जी म्यू न्यू की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो फिर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें पहली रो टाइम की आ रही होगी, टाइम के साथ सिग्नेचर 1 -1 है, बाकी सारे 0 0 हैं। दूसरे में एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई 1 है, सॉरी एक्स 1 है, ये 0 है। इसी तरीके से 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास जी मीन्यू या लॉरेंस मैट्रिक है आसान अल्फाज में। सॉरी लॉरेंस मैट्रिक नहीं, हमारे पास मैट्रिक टेंसर है स्पेशल रिलेटिविटी का। सो हम इस लाइन एलिमेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक ये मैट्रिक बन गया आपके पास,
लैम्डा के मैट्रिक्सेस आप लोगों ने पहले हमें लिखे हुए हैं, गामा बीटा, बीटा गामा की फॉर्म में। उसका इन्वर्स लेके यहाँ पर पुट करें तो अल्टीमेटली आपको यही चीज बनेगी, मिल जाएगी। और अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स एमएमपी में जब हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ते थे उसके अंदर एक डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस करते थे, तो असल में ये डायगोनलाइजेशन की इक्वेशन है। यहाँ पर हमने जी को डायगोनलाइज किया है, इस तरीके से साबित किया जा सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सो ये असल में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इंडेक्स चेंज किए, बाकी सारा मैट्रिक्स अलजेब्रा ही है। अच्छा, अब हम बस आखिरी कुछ चीजें करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। पहली बात ये कि स्केलर से क्या मुराद होती है? स्केलर से मुराद वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हर इनर्शियल फ्रेम में एक जैसी रहती है, वो इनवेरिएंट होती है। सो आपके पास एस स्क्वायर अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज भी कर दें, टी प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस स्क्वायर एस प्राइम स्क्वायर के बराबर होगा। या अगर हम एस स्क्वायर से मुराद ले रहे हैं, असल में एस स्क्वायर से मुराद एक्स म्यू है, और हम ऊपर साबित कर चुके हैं कि ये चीज बराबर होती है एक्स प्राइम म्यू के। इसका मतलब है कि एस स्क्वायर स्केलर है, लॉरेंट्ज इनवेरिएंट है। ये हम लोगों ने पहले भी साबित किया था और आज भी हम इसको दोबारा साबित कर चुके हैं। सो कोवेरिएंट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? कोवेरिएंट वेक्टर से, अच्छा अब यहाँ पर एक मैं आमतौर पर जिस चीज को क्लास में भी जिक्र करता हूँ कि हम लोग वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। अमूमी तौर पर वेक्टर की डेफिनेशन ये की जाती है कि जिसकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन असल में ये वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशन नहीं है फिजिक्स में। तो हम किस क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे? वो क्वांटिटी जो वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है उसको वेक्टर कहते हैं। वो क्वांटिटी जो स्केलर की तरह ट्रांसफॉर्म होती है उसको स्केलर कहते हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वो किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो कर रही होगी। उस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? उसको फॉलो करने का मतलब है कि वो स्पेशल रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट को फॉलो कर रही होगी। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल एंटिटी जो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेक्टर की तरह ही बिहेव करे, उसको वेक्टर कहा जाएगा। ऐसी चीज नहीं जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वेक्टर है, उसमें उसकी डायरेक्शन भी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आके उसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है, उसको तब्दील हो जाती है, तो फिर वो वेक्टर नहीं होगी। तो लिहाजा हम ये नहीं कहते कि ऐसी चीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर है, बल्कि वो क्वांटिटी जो वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही हो, किसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, उसको वेक्टर कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद क्या है? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रही हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर के लिए एक इंडेक्स हमें चाहिए होती है, क्योंकि एक वेक्टर किसी एक डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा होता है, उसका एक कंपोनेंट किसी एक डायरेक्शन के लिए होता है। सो आपको उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। ये वही चीज है जो हमने एक्स म्यू के लिए लिखी थी, सिर्फ इस बार मैं उसको ए का नाम दे रहा हूँ। लेकिन अगेन चूंकि ये एक वेक्टर है, लेकिन 4 वेक्टर है, इसलिए मैंने वेक्टर साइन कहीं पर भी नहीं लगाए। सो अपर इंडेक्स है तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, इसी तरीके से इंडेक्स नीचे आ सकती है, इसको हम कोवेरिएंट वेक्टर भी कह सकते हैं। अब हम इसी तरीके से वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा था। अब यहाँ पर, अब ये सिर्फ वेक्टर्स हैं, अब हम यहाँ पर 4 वेक्टर्स या ds स्क्वायर ct xyz का जिक्र नहीं कर रहे। अब ये सिर्फ a1 b1 a2 b2 a3 b3 है। सो हम इनको सम कर देते हैं, a0 b0 a1 b1 वगैरह लिख दिया हमने। अब ये नंबर्स हैं तो अब इनके ऑर्डर से भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहे b को पहले लिखूं चाहे a को पहले लिखूं, स्केलर्स हैं। सो मैं इसको या इनके इंडेक्सेस को ऊपर नीचे भी ला सकता हूँ, अगेन नंबर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। सो अगर मैं इसके इंडेक्स को नीचे लेके आऊँ, इसके इंडेक्स को ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ से भी एक माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ से भी एक माइनस का साइन आएगा, अल्टीमेटली आपके पास प्लस ही रहेगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम दोनों इंडेक्सेस को ऊपर लेके जा सकते हैं। सो जैसे यहाँ तो ऊपर ले जाए फर्क ही नहीं पड़ेगा, टाइम लाइक कंपोनेंट है, यहाँ पर जब ऊपर लेके जाएंगे एक माइनस का साइन आ जाएगा। सो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है 4 वेक्टर की, 4 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की। या इन दोनों को नीचे करके भी लिख सकते हैं, आप इस b को नीचे ले आओ तो ये रिलेशन बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, अंदर जो चीज बच रही है वो तो 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। सो इसका मतलब ये है कि 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके पास इसके बराबर होता है। ये एक ज्यादा जनरलाइज्ड रिलेशन है।
ये वही रिलेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले। ये चीज, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली मिन्कोव्स्की स्पेस में काम कर रहे थे, वहां पर अब हम लोगों ने कोई भी 4 जनरल कंपोनेंट्स ले लिए, उनके लिए सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसकी फिलहाल डिटेल में हम नहीं जा रहे, क्योंकि उसकी फिलहाल हमें ज़रूरत भी नहीं है। उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को की डिस्कशन करना चाह रहे होंगे, या हो सकता है कि हम अगली क्लास में थोड़ी सी और डिस्कशन कर लें। क्रॉस प्रोडक्ट के और कुछ और ऑपरेटर्स हैं, कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। अब ये वो चीज़ें जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर एक थोड़ा सा काम और कर लें। बहरहाल वेक्टर प्रोडक्ट ये है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ये है, वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें कुछ नए टेंसेस डिफाइन करने पड़ेंगे। अब इनसे रेलेवेंट कुछ छोटे छोटे प्रूफ्स हैं हमारे पास, जो इन अ सेंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हैं, या एक तरह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेबिलिटी को शो कर रहे हैं। सबसे पहले कि 2 4 वेक्टर का सम भी 4 वेक्टर ही होता है। सो एक 4 वेक्टर ये डिफाइन कर लिया, एक ये कर लिया आपने, दोनों को ऐड कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक दोनों का सेम रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। अब इसके साथ जो चीज़ मर्जी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी एक वेक्टर ही, इसको आप कोई नया वेक्टर सी का नाम दे दें, वो भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 वेक्टर्स का सम भी एक 4 वेक्टर ही है। कंडीशन क्या है कि वो भी किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो, और उसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो जो ये इंडिविजुअल वेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ बन गई है। शो करना है कि ए डॉट बी स्केलर है, ये हम लोग ऊपर अभी कई दफ़ा देख भी चुके हैं। स्केलर है, और अगर स्केलर है तो फिर ये इनवेरिएंट भी होंगे, ये भी हम लोग साबित कर सकते हैं। 2 वेक्टर्स ले लिए, ए प्राइम म्यू और बी प्राइम म्यू, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिख दी हैं, लैम्डास को बाहर निकाल लिए हैं। ये लैम्डास आपके पास क्रोनिकल डेल्टास हैं, और ये तभी बराबर होंगी जब आपके पास इनकी इंडिसेस सेम होंगी। सो न्यू का कॉन्टेक्ट कर दिया, ए रो बी रो बन गया। अब आप चाहे ए रो बी रो लिखें, ए म्यू बी म्यू लिखें, ए लैम्डा बी लैम्डा लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइम्स नहीं आ रहे, तो हम इनको ए डॉट बी लिख सकते हैं, और देख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर आ रहा था ए प्राइम डॉट बी प्राइम के। सो ये शो करता है कि स्केलर इनवेरिएंट रहते हैं हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं आया आपके पास, हाँ यहाँ पर आएगा, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वहां पर भी आएगा, वो हम देखेंगे कि वहां पर कैसे आता है। सो इससे हम शो कर सकते हैं कि ए डॉट बी एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगले दोनों प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, कि अगर एक 4 वेक्टर किसी एक फ्रेम में 0 हो तो वो सारे फ्रेम्स के अंदर 0 होगा, क्योंकि आइंस्टाइन का सेकंड पोस्टुलेट तो यही कहता है कि अगर एक फिजिकल लॉ एक फ्रेम के अंदर 0 है तो वो सारे फ्रेम्स के अंदर 0 होना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि ए म्यू 0 के बराबर है, और हमें पता है कि अगर ये एक वेक्टर है, 4 वेक्टर है, तो फिर ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा। ए म्यू, अब डमी इंडेक्स से चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसको ए न्यू लिख दिया। ए न्यू 0 है, 0 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, अब ये 0 से मुराद है कि ये 0 कॉलम वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज एक कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है। सो ये असल में 4x1 का कॉलम वेक्टर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आएगा। अगर ए म्यू 0 है तो फिर हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी ये 0 ही होगा। लेकिन अगर ये नॉन 0 है फिर, या अगर 2 4 वेक्टर्स किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 हो, तो फिर क्या वो सब में ही 0 होंगे? डेफिनेटली होना चाहिए। और सबसे आसान तरीका ये है कि अगर वो दोनों 0 है, अगर तो वो दोनों 4 वेक्टर्स बराबर हैं, तो उनको माइनस करने से आंसर 0 आना चाहिए। और अगर सी म्यू 0 को शो कर रहा है, तो हमने ऊपर साबित किया है कि ये इक्वेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करके किसी नए फ्रेम के अंदर भी 0 ही देती है। इसका मतलब है कि सी प्राइम म्यू भी 0 के बराबर ही होगा। इसका मतलब है कि अगर 2 वेक्टर्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बराबर हैं, तो वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बराबर होंगे, यानी इनर्शियल लॉज इनवेरिएंट होते हैं, चेंज नहीं होते। आखिरी प्रूफ, ए डॉट ए 0 होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास 4 वेक्टर 0 के बराबर है, जो कि यूक्लिडियन स्पेस के अंदर होता है, कार्टेशियन सिस्टम में होता है। यानी अगर x डॉट x 0 के बराबर आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा होगा। लेकिन 4 वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। एक वेक्टर ये डिफाइन करते हैं, कोवेरिएंट ये डिफाइन करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब यहाँ तो ए स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर के, और ये तभी 0 होगा जब बी सी और डी 0 होंगे, जो कि 0 नहीं है। तो लिहाजा अगर
किसी वेक्टर के स्पेशल कंपोनेंट 0 हो, यानी 3 वेक्टर 0 हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका 4 वेक्टर भी 0 होगा, वो नॉन जीरो भी हो सकते हैं अनलेस के x1 2 3 0 के बराबर ना हो रही। सो ये कुछ छोटे छोटे प्रूफ थे। देन टेंसर्स के बारे में एक दो इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी हुई हैं। अगेन ये वही पुरानी डेफिनेशन बार बार रिपीट हो रही हैं। को कॉन्ट्रावेरिएंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, कोवेरिएंट को इस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे पास, ये भी हमें पता है। बस अब हम इन्हें थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख लेंगे कि जहां पर 2 नंबर्स आ रहे थे, मैं इसे एक नंबर कह देता हूँ, टी प्राइम कह देता हूँ, इंडसेस को कंबाइन करके लिख दिया है। सो टी म्यू न्यू चेंज होगा, सॉरी अब अल्फा बीटा चेंज होंगे म्यू न्यू में, जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन लिखी थी। अगर मैं यहाँ पर एक इंडेक्स और डाल दूं, इसी को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर न्यू डाल दूं तो मुझे फिर यहाँ पर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। सो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस चाहूँ मैं बढ़ाता जाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में ट्रांसफॉर्मेशन लॉ तो आपका यही है। आपको उतने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस बढ़ाने पड़ सकते हैं, लॉरेंट मैट्रिक्सेस इंक्रीज करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें 2 इंडेक्सेस आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये 2 और रैंक का टेंसर है, ये भी 2 रैंक का टेंसर है, ये भी 2 रैंक का टेंसर है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है, ये मिक्स्ड है। इस तरीके से आप चाहे जितने मर्जी टेंसर्स बनाते जाएं, जितने मर्जी रैंक, जितने मर्जी इंडेक्सेस ऐड करते जाएं, और हमें पता है, हमने साबित किया है कि ये इक्वेशन अगर ए न्यू एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक वैल्यू देता है तो वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर एक ही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि ये टेंसर्स भी अगर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बराबर हैं तो इसका मतलब है सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर बराबर होंगे। सो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर आपकी टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपके लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट होंगे, वरना नहीं होंगे। सो लॉज ऑफ फिजिक्स के या सेकंड पोस्टुलेट के लिए इनवेरिएंट होने का मतलब है कि वो टेंसर की किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो सेकंड पोस्टुलेट कोई माने नहीं रखता। तो बस इसमें यही कुछ था। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम लोग तेज तेज चले हैं, आई गेस के क्या शायद, पता नहीं। सो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो